Hello guys, welcome into online biology classes, School of Science. हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग लगातार बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं। इसी क्रम में हम लोगों ने 2022 के क्वेश्चंस को देखा, फिर 2021 के क्वेश्चंस को देखा, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2020 के क्वेश्चंस को देख चुके हैं। इस वीडियो में मैं बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2019 को लेकर आया हूँ। तो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4, दैट इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 2019 बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो भले ही बिहार इंटरमीडिएट एग्जाम को रखकर बनाया गया हो, लेकिन ये सभी 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आप सीबीएसई से एग्जाम देने वाले हो तो भी, या किसी अन्य बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो तो भी, क्योंकि इंटायर कंट्री जो है वो एक ही पैटर्न को फॉलो करती है, दैट इज एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के सिलेबस को ही बिहार बोर्ड फॉलो करती है, सीबीएसई बोर्ड फॉलो करती है और अन्य स्टेट भी फॉलो करती है। इसीलिए आप सभी के लिए, चाहे वो किसी भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हो, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ओके, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख रहे हैं बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2019। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रायोपिथेकस इज मोर सिमिलर टू। ड्रायोपिथेकस इनमें से किसके जैसा था? मोर सिमिलर टू। ऑप्शन में है एप, गोरिल्ला, चिंपैंजी एंड मैन। इनमें से किसके जैसा ड्रायोपिथेकस था? जब हम लोग ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो उसमें अर्ली ह्यूमन की बात आती है। ड्रायोपिथेकस जो एक अर्ली ह्यूमन था, इसकी बात आती है। तो ड्रायोपिथेकस ये एग्जैक्टली आज के एप के जैसा दिखता था। ह्यूमन इवोल्यूशन में हम लोगों ने देखा कि अर्ली ह्यूमन का जब इवोल्यूशन हुआ था तो ड्रायोपिथेकस का फॉर्मेशन हुआ, और ये ड्रायोपिथेकस आज के एप के जैसा दिखता था। और यही ड्रायोपिथेकस बाद में आफ्टर सेवरल चेंजेस मॉडर्न ह्यूमन का फॉर्मेशन करता है। यानी ड्रायोपिथेकस भी एक अर्ली ह्यूमन था जो कई स्पेसिएशन के बाद मॉडर्न ह्यूमन, जिसे कि हम लोग होमो सैपियन बोलते हैं, मॉडर्न ह्यूमन में इवॉल्व हो गया। ओके, तो आपका आंसर हो गया ए, एप्स। ड्रायोपिथेकस इज मोर सिमिलर टू एप्स। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ड्रायोपिथेकस आर जनरली मोर सिमिलर टू लिविंग अफ्रीकन एप्स। जो अफ्रीका में आज एप्स पाया जाता है, बिल्कुल वैसा ही दिखता था ड्रायोपिथेकस। तो ये एप के जैसा था, इसलिए आपका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन इज, ओपियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ओपियम किससे प्राप्त किया जाता है? ओपियम हम लोग किसको बोलते हैं? तो अफीम। इट इज अ मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम पॉपी प्लांट। अफीम क्या है? तो एक मिल्क है जिसे पॉपी प्लांट से ऑब्टेन किया जाता है। पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नेम है पैपेवर सोमनीफेरम। पैपेवर सोमनीफेरम।
तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ए, ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम पैपेवर सोमनीफेरम। ओके, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओपियम इज ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी प्लांट, दैट इज पैपेवर सोमनीफेरम। तो आपका करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन, बायोरिएक्टर्स प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशंस टू प्रोड्यूस डिजायर्ड, याद रखना है बायोरिएक्टर्स के बारे में आप लोग पढ़े होंगे बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में जब लार्ज स्केल पे किसी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया जाता है तो इसके फॉर्मेशन के लिए एक सेटअप या सिस्टम की जरूरत पड़ती है। उसी सिस्टम के अंदर हम लोग किसी वैक्सीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसी सिस्टम के अंदर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसी सिस्टम के अंदर हम लोग किसी एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और उसी सिस्टम के अंदर हम लोग किसी मीडियम का प्रोडक्शन कर सकते हैं ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल पे जेनेटिक इंजीनियरिंग करने के लिए या लार्ज स्केल पे किसी प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो इस प्रोडक्शन में एक डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जिस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं बायो रिएक्टर्स। तो बायो रिएक्टर्स प्रोवाइड ऑप्टिमल कंडीशन टू प्रोड्यूस डिजायर्ड वैक्सीन। याद रखना है बायो रिएक्टर्स हमें वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए भी ऑप्टिमल कंडीशन देता है, ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्शन के लिए भी ऑप्टिमल कंडीशन देता है, किसी एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करना हो तो भी ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करेगा, किसी मीडियम का प्रोडक्शन करना है तो भी ये हमें ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करेगा। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी के यूज से हम लोग कर रहे हैं तो बायो रिएक्टर्स ही ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड करता है। तो ए भी आपका करेक्ट आंसर है, बी भी करेक्ट आंसर है, सी भी करेक्ट आंसर है, इसलिए आपका करेक्ट हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन फॉर इंटरेस्ट मे बी डन बाय। एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन फॉर इंटरेस्ट यानी इंटरेस्टेड जीन का या इंटरेस्टेड डीएनए का एम्प्लीफिकेशन हम लोग किसके यूज से करते हैं। डिजायर्ड जीन का हम लोग एम्प्लीफिकेशन किसके हेल्प से करेंगे, या डिजायर्ड डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किस टेक्निक की हेल्प से हम लोग करते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा पीसीआर। बायोटेक्नोलॉजी में ही हम लोग पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पढ़े थे, और इस टेक्निक के यूज से हम लोग जीन का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फिफ्थ, गैमेट्स आर यूजुअली। तो आप सबको पता होगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होता है, गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड सेल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सिक्स्थ, फॉर इंडक्शन ऑफ एलियन डीएनए इन होस्ट सेल वी मे यूज। फॉर इंडक्शन ऑफ एलियन डीएनए यानी कि किसी एलियन डीएनए को, एलियन डीएनए का मतलब फॉरेन डीएनए की बात हो रही है, फॉरेन डीएनए मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को निकालकर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में मिक्स कर देना, कि कोई ऑर्गेनिज्म ए है कोई ऑर्गेनिज्म बी है,
तो ए के डीएनए को निकालकर बी के बॉडी में डालना है। तो ए का डीएनए अभी क्या कहलाएगा? फॉरेन डीएनए। और बी क्या कहलाएगा? होस्ट सेल। होस्ट सेल। तो फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए जब होस्ट सेल में डाला जाएगा तो डीएनए इंट्रोडक्शन के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग करेंगे? ठीक है, किस इंस्ट्रूमेंट या किस डिवाइस की हेल्प से किसी एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में डाला जा सकता है? ऑप्शन है जीन गन, बी है माइक्रोपिपेट, सी है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। तो याद रखना है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन या डीएनए को डालने के लिए हमें स्पेशल सिरिंज की जरूरत पड़ती है। स्पेशल सिरिंज या स्पेशल इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को हम लोग बोलते हैं माइक्रोपिपेट। माइक्रोपिपेट की हेल्प से हम लोग किसी एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल सकते हैं। और माइक्रोपिपेट को ही हम लोग कहते हैं जीन गन या बायोलॉजिकल गन भी इसको बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल गन। तो यहाँ पे आपका आंसर जीन गन है, तो जीन गन भी होगा। माइक्रोपिपेट है तो माइक्रोपिपेट भी होगा, इसलिए करेक्ट आंसर हो गया सी, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। A special syringe or injection which is used to inject DNA of one organism into host cell during genetic engineering is known as gene gun or micropipette. जेनेटिक इंजीनियरिंग के टाइम में किसी एक ऑर्गेनिज्म के डीएनए को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या होस्ट सेल में डालने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, जिस सिरिंज का यूज किया जाता है या जिस इंजेक्शन का यूज किया जाता है, उस इंजेक्शन को हम लोग जीन गन कहते हैं या माइक्रोपिपेट कहते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 7। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रीसीडेड बाय chemical evolution. The champion for this theory are. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रीसीडेड, यानी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन शुरू हुआ था बाय केमिकल इवोल्यूशन, यानी कि सबसे पहले केमिकल इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ इस धरती पर, फिर केमिकल इवोल्यूशन से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है। जब आप इवोल्यूशन पढ़ते हैं कि इस अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कैसे हुआ, फर्स्ट लाइफ कैसे आया, तो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरीज हम लोग को मिलती है। तो इसी क्रम में एक थ्योरी जाती है केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये थ्योरी कहती है कि इस अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन केमिकल रिएक्शन से हुआ है, यानी केमिकल रिएक्शंस ही धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कन्वर्ट हुआ और फाइनली लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ। मतलब पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ और फिर इसी से ऑर्गेनिक इवोल्यूशन यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हुआ है। ये थ्योरी सबसे पहली बार बताने वाले साइंटिस्ट थे ओपेरिन एंड हेल्डन। केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ किसने दिया था? तो ओपेरिन एंड हेल्डन ने। इस थ्योरी को उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके नहीं बता पाए, इसीलिए इस थ्योरी को उस टाइम में इग्नोर कर दिया गया। बाद में इसी थ्योरी को दो और साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था,
इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। मिलर एंड यूरे ने केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दुनिया को बताया कि ओपेरिन एंड हेल्डन का थ्योरी करेक्ट था, यानी लाइफ का इवोल्यूशन केमिकल ओरिजिन से ही हुआ है। पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ और फिर केमिकल इवोल्यूशन ही ऑर्गेनिक इवोल्यूशन करवाया। तो ये थ्योरी सबसे पहले किसने दिया था? ओपेरिन एंड हेल्डन ने। बट इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया? मिलर एंड यूरे ने। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन वाज प्रीसीडेड बाय केमिकल इवोल्यूशन। द कैंपियन ऑफ दिस थ्योरी आर। तो इस थ्योरी के लिए कैंपेन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे ओपेरिन एंड हेल्डन, यानी आपका करेक्ट आंसर होगा ए। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन। इन सर्टेन केसेस फॉर अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज वी मे यूज। कुछ केसेस में अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज के लिए हम लोग किस टेक्निक का यूज करते हैं? एलिजा टेस्ट से अर्ली डिटेक्शन हो जाता है, कोई डिजीज स्टार्टिंग फेज में है वो भी पता चल जाएगा, और एक्यूरेट डिटेक्शन होता है। तो कौन सा टेस्ट हम लोग करवाएंगे? एलिजा टेस्ट। तो अर्ली एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ डिजीज मे बी डन बाय एलिजा टेस्ट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9th, ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय। ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलता है? तो ट्यूबरक्लोसिस एक डिजीज है जिसे हम लोग टीबी भी बोलते हैं। ओके, यह एक बैक्टीरियल डिजीज है और यह डिजीज थ्रू एयर स्प्रेड करता है। किसी डिजीजेड पर्सन से किसी नॉर्मल पर्सन में यह डिजीज आसानी से फैल सकता है थ्रू एयर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर नॉन एज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किसी डीएनए को स्पेसिफिक पोजीशन से काटने में यूज किया जाता है, यानी डिजायर्ड लोकेशन से अगर किसी डीएनए को काटना हो, कट करना हो, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हम लोग यूज करते हैं। यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हेल्प्स इन कटिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को काटने में ये हेल्प करता है। ठीक है, सो इट इज ऑल्सो नॉन एज बायोलॉजिकल सीजर। इसीलिए इसको हम लोग बायोलॉजिकल सीजर्स भी बोलते हैं। सीजर मतलब कैंची, बायोलॉजिकल कैंची बोलते हैं। या इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं। डीएनए तो एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल को कट करने के लिए जिस एंजाइम को यूज करेंगे उसे हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, मॉलिक्यूलर सीजर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था बायोलॉजिकल गन, ये तो इंजेक्शन को बोलते हैं। माइक्रोपिपेट भी हम लोग इंजेक्शन को बोलते हैं, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी देखा है। तो ये दोनों होगा नहीं। प्लाज्मिड तो वेक्टर है, बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग प्लाज्मिड का यूज करते हैं जो वेक्टर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मॉलिक्यूलर सीजर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 11th, AMPR gene is responsible for developing resistance in। याद रखना है AMPR जीन ये रिस्पॉन्सिबल है रेसिस्टेंट डेवलप करने के लिए। तो किस चीज का रेसिस्टेंट डेवलप करेगा? AMPR जीन का फुल फॉर्म है एम्पीसिलिन रेसिस्टेंट जीन।
और एम्पिसिलिन क्या है? एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, तो इसको बोल सकते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन, यानी ये रेसिस्टेंट डेवलप करेगा किसके लिए? एंटीबायोटिक के लिए। इट डेवलप रेसिस्टेंस इन एंटीबायोटिक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एंटीबायोटिक। ओके, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। AMPR जीन या एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन इज अ मास्टर रेगुलेटरी जीन। याद रखना है, AMPR जीन को हम लोग मास्टर रेगुलेटरी जीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे अदर जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा। कंट्रोल्स अदर्स जीन फॉर एक्सप्रेशन। एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन ये हमारे बॉडी के बहुत सारे दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं मास्टर रेगुलेटरी जीन। दैट इन्वॉल्व इन एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। इसका मेन फंक्शन क्या है? तो इट डेवलप एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। लेकिन इसके अलावा भी इसका और फंक्शन क्या है? इट ऑल्सो रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ hundreds of other gene by switching on and off। ये दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को ऑन एंड ऑफ करने का भी काम करता है, यानी दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करेगा। तो इसीलिए इसको हम लोग मास्टर रेगुलेटरी जीन भी कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है। ताइचुंग इज अ वेराइटी ऑफ। ताइचुंग एक राइस की वेराइटी है, राइस वेराइटी। और ये राइस जो है ये नेटिवली ताइवान की राइस है, यानी नेटिव लैंड इसका ताइवान है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, राइस। एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लेते हैं। ताइचुंग इज अ सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ राइस। ये राइस की सेमी ड्वार्फ वेराइटी है। ड्वार्फ हम लोग छोटे प्लांट को बोलते हैं और टॉल हम लोग लंबे प्लांट को बोलते हैं। तो ये सेमी ड्वार्फ है, दैट इज लॉन्गर देन ड्वार्फ प्लांट एंड स्मॉलर देन टॉल प्लांट। टॉल प्लांट से छोटा होगा, ड्वार्फ प्लांट से बड़ा होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ए। आगे बढ़ते हैं। 13 For nitrogenous fixation in soil we may use। सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाना हो तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? तो हम लोगों को पता है सॉइल में नाइट्रोजनस फिक्सेशन करने का काम साइनोबैक्टीरिया करता है। बहुत सारा साइनोबैक्टीरिया नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम ये दाल के पौधों के जड़ों में पाया जाता है, रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। जितने भी लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, यानी दाल के पौधे होते हैं, उसके रूट में हम लोग देखते हैं नोड पाया जाता है, जिसको रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। तो उस रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम पाया जाता है। यह एक साइनोबैक्टीरिया है जो नेचुरली नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, N2 फिक्सेशन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 गाइनोइशियम इज मेड अप ऑफ। तो गाइनोइशियम प्लांट के फ्लावर में हम लोग फीमेल पार्ट को बोलते हैं, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और हम लोगों ने पढ़ा है कि फीमेल पार्ट जिसे हम लोग पिस्टिल या कार्पेल भी बोलते हैं, कार्पेल। तो इस पिस्टिल या कार्पेल में हम लोग देखेंगे 3 पार्ट्स होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी।
तो कोई भी फीमेल पार्ट जो है फ्लावर का वो 3 पार्ट से बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। फीमेल पार्ट को ही हम लोग बोलते हैं गाइनोइशियम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख ले रहे हैं। ये फ्लावर का डायग्राम है, ये आपका गाइनोइशियम है। इस गाइनोइशियम में हम लोग देख रहे हैं 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ऊपर वाले पार्ट को हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं, ये बीच वाले नेक वाले पार्ट को हम लोग स्टाइल बोलते हैं, और सबसे नीचे जो ये फुला हुआ पार्ट है इसे हम लोग ओवरी बोलते हैं। ये तीनों पार्ट मिलकर गाइनोइशियम बनाता है। सिमिलरली हम लोग देख रहे हैं कि फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है, ये मेल पार्ट है जिसे स्टैमेन बोलते हैं, स्टैमेन, ये स्टैमेन है। तो इस स्टैमेन में भी हम लोग देख रहे हैं 2 पार्ट, ऊपर वाले पार्ट को एंथर, और ये जो स्टॉक दिखाई दे रहा है, एक डंडा दिखाई दे रहा है, दैट इज फिलामेंट। और एंथर एंड फिलामेंट को मिलाकर हम लोग एंड्रोइशियम बोलते हैं या स्टैमेन बोलते हैं, या ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट। तो मेल पार्ट में एंथर एंड फिलामेंट होता है जिसे एंड्रोइशियम भी बोलते हैं। फीमेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी होता है जिसे गाइनोइशियम भी हम लोग कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया डी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं 15। RNAi is used to control pests on which plant? RNAi, ये भी आप लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे। RNA इंटरफेरेंस, RNA इंटरफेरेंस टेक्निक ये यूज किया जाता है टू कंट्रोल पेस्ट्स इन टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट में RNA इंटरफेरेंस के यूज से हम लोग इसके पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16। लैक ऑपेरॉन रिप्रेजेंट्स, तो लैक ऑपेरॉन रिप्रेजेंट्स इंड्यूसिबल जीन सिस्टम। ये याद रखना है, ये इंड्यूसिबल जीन सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ए, लैक ऑपेरॉन रिप्रेजेंट इंड्यूसिबल जीन सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 17। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म is converted by a cap-like structure known as। ना जब हम लोग स्पर्म का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग देखते हैं स्पर्म को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक ऊपर वाले पार्ट जहां न्यूक्लियस होगा इसको हेड बोलेंगे, मिडिल पीस, बीच वाले भाग को बोलते हैं मिडिल पीस, और इसी को नेक भी बोलते हैं, और लास्ट पार्ट को हम लोग बोलेंगे टेल। तो किसी स्पर्म को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। तो हेड वाले पार्ट में ही हम लोग देखते हैं कि हेड का जो अपर पार्ट है, टिप है, जो कैप लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई हो जाता है ना, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ऊपर का पार्ट, इसे हम लोग बोलते हैं एक्रोसोम, और यही फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है, एक्रोसोम। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया ए, द एंटीरियर पोर्शन, मतलब ऊपर का पोर्शन, द एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का ऊपर का पोर्शन, दैट इज कन्वर्टेड बाय ए कैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि कैप के जैसा स्ट्रक्चर में बदल जाता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे हम लोग एक्रोसोम कहेंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं 18। सिकल सेल अनीमिया, ये आप जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़े होंगे। सिकल सेल अनीमिया इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ डिजीज? तो ये एक जेनेटिक डिजीज है, और जेनेटिक डिजीज में भी ये क्रोमोसोम के कारण होता है, तो ये क्रोमोसोमल डिजीज हो गया।
और क्रोमोजोमल डिजीज भी आप लोग पढ़े होंगे कि दो टाइप का होता है, एक तो सेक्स क्रोमोजोम के कारण कोई डिजीज होगा तो सेक्स क्रोमोजोमल डिजीज, या सोमैटिक क्रोमोजोम के कारण होगा तो ऑटोजोमल डिजीज। याद रखना है, सेक्स लिंक्ड डिजीज और ऑटोजोमल डिजीज, ये दो टाइप का डिजीज होता है हमारा जेनेटिक डिजीज। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया इज एन ऑटोजोमल लिंक्ड डिजीज। ये ऑटोजोम यानी कि सोमैटिक क्रोमोजोम से रिलेटेड डिजीज है। सोमैटिक क्रोमोजोम पे इस डिजीज का जीन पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 19। पीसी कल्चर इज रिलेटेड कल्चर ऑफ। पीसी कल्चर ये किससे रिलेटेड कल्चर है? तो पीसी कल्चर को हम लोग पीसरी भी बोलते हैं, या इसी को हम लोग फिश कल्चर भी कहते हैं। और फिश कल्चर क्या है? तो ये एक्वेटिक एनिमल्स का प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। जब हम लोग एक्वेटिक एनिमल्स का प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये फिश कल्चर या फिशरी या पीसी कल्चर कहलाता है। ठीक है, या इसी को हम लोग ब्लू रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ब्लू रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। फिश कल्चर ब्लू रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, ठीक है, या एक्वेटिक एनिमल के रेयरिंग एंड केयरिंग से रिलेटेड है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक्वेटिक एनिमल्स। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं 20। बी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड इन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आप देखे होंगे कि कोई भी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन बोन मैरो ही करता है, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, बोन मैरो। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 21। नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए लिमिटेड टाइम पीरियड एंड प्लेस फॉर ए पार्टिकुलर पॉपुलेशन इज नॉन एज। हम लोग पढ़े थे कि कोई पॉपुलेशन है तो किसी टाइम ड्यूरेशन में इसके पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों चीज होता रहता है। न्यू ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, या कोई ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा तो पॉपुलेशन घटेगा। तो यहाँ पे डेथ की बात हो रही है, नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग ए लिमिटेड टाइम पीरियड। किसी लिमिटेड टाइम पीरियड में किसी पॉपुलेशन में अगर डेथ हो रहा है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखना है, इसे हम लोग मोर्टेलिटी बोलते हैं। डेथ को हम लोग क्या बोलते हैं? मोर्टेलिटी। और बर्थ को हम लोग बोलते हैं नेटेलिटी। अगर किसी पॉपुलेशन में बर्थ हो रहा है तो नेटेलिटी रेट, और किसी पॉपुलेशन में अगर डेथ हो रहा है तो मोर्टेलिटी रेट हम लोग बोलते हैं, मोर्टेलिटी। ठीक है, ओके, तो करेक्ट आंसर आपका बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग पेयर। आपसे पूछा जा रहा है रॉन्ग पेयर। तो हम लोग पेयर जानते हैं कि अगर डीएनए है तो डीएनए में पेयर मिलता है कि एक चेन का एडेनिन नाइट्रोजनस बेस हमेशा दूसरे चेन के थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ होता है, यानी एक पेयरिंग में एडेनिन और थाइमिन होगा डबल बॉन्ड के साथ। या फिर किसी एक पेयर में अगर साइटोसिन है तो वो दूसरे चेन के गुआनिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो डीएनए में इस दो तरह की पेयरिंग मिलेगी। सिमिलरली हम लोग देखें कि अगर आरएनए है तो आरएनए भी कभी कभी बॉन्डिंग दिखाता है, यानी यहां भी नाइट्रोजनस बेस के बीच बॉन्डिंग मिलेगा। कब मिलेगा? मान लो ये कोई सिंगल चेन है और सिंगल चेन कभी कभी क्वाइल कर देता है, तो अगर यहाँ पे कोई नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन, गुआनिन, यूरासिल,
या साइटोसिन, यूरासिल, साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन तो होता नहीं, थायमिन का मतलब यूरासिल होगा। तो ये याद रखना, कभी कभी क्वाइलिंग के टाइम में ये बॉन्डिंग बना लेता है, ठीक है। क्या करेगा, क्वाइलिंग के टाइम में कभी कभी बॉन्डिंग बना लेगा, यानी एक यूरासिल किसी एडेनिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा, कहीं का एडेनिन दूसरे यूरासिल के साथ बॉन्डिंग बना लेगा, साइटोसिन कभी गुआनिन के साथ बॉन्डिंग बना लेगा। यानी इस तरह की बॉन्डिंग आरएनए में भी कभी कभी देखने को मिलता है। तो आरएनए में क्या नहीं होता है, आपको हमेशा याद रखना है, थायमिन नहीं होता है, थायमिन की जगह पे ही यूरासिल होता है। तो अगर थायमिन नहीं रहेगा तो कभी भी थायमिन और यूरासिल का बॉन्डिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे थायमिन के बदले में ही यूरासिल है, कभी भी दोनों नहीं रहेगा। यानी रॉन्ग पेयर आपका दिया हुआ है डी, थायमिन एंड यूरासिल के बीच बॉन्डिंग। देखिए एडेनिन और यूरासिल के बीच बॉन्डिंग आपको मिल जाएगा कहाँ, आरएनए में। एडेनिन एंड यूरासिल का बॉन्डिंग आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एडेनिन और यूरासिल के बीच बॉन्डिंग ये दिख रहा है, ठीक इसके नीचे दिख रहा है। थायमिन और एडेनिन का बॉन्डिंग आपको डीएनए में दिख जाएगा, गुआनिन और साइटोसिन का बॉन्डिंग भी आपको डीएनए में दिख जाएगा, लेकिन एक जो थायमिन है और यूरासिल है इसका बॉन्डिंग आपको कहीं नहीं दिखेगा, क्योंकि थायमिन और यूरासिल एक साथ कभी नहीं रहता है। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका हो गया डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं Cry1 AB कंट्रोल। याद रखना Cry1 AB कंट्रोल, Cry1 जीन, ये एक जीन है, ये कहां पे होता है, Cry1 जीन के यूज से हम लोग क्या करते हैं, क्राई जीन के बारे में हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही पढ़े हुए थे। क्राई जीन पेस्ट कंट्रोल में काम करता है, पेस्ट कंट्रोल यानी छोटे छोटे इंसेक्ट्स को किल करने में काम करता है। क्राई जीन को जब किसी प्लांट के अंदर डाल दिया जाता है तो वो नेचुरली क्या हो जाता है, तो रेसिस्टेंट हो जाता है कुछ इंसेक्ट के लिए, यानी कुछ इंसेक्ट्स उसे अब हार्म नहीं पहुंचा सकता है। क्राई जीन भी बहुत सारे टाइप का होता है, क्राई जीन डिफरेंट टाइप्स का क्राई जीन होता है। तो यहाँ पे दिया गया है Cry1 AB जीन, 1 AB जीन का यूज किया जाता है। तो Cry1 AB जीन कॉर्न प्लांट में यूज किया जाता है, कॉर्न बोरर से बचने के लिए, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 24 एम्फीबियंस among plant belongs to। प्लांट्स में कौन सा एम्फीबियन कहलाता है, तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी, जिसमें बताया गया था कि एक ही प्लांट ग्रुप है जिसे हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, दैट इज ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट को हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 25 सिंथेसिस ऑफ आरएनए ऑन डीएनए टेम्पलेट इज नॉन एज। आरएनए का सिंथेसिस डीएनए के टेम्पलेट पर क्या कहलाता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब कभी किसी डीएनए से, मान लो ये कोई डीएनए है, तो इस डीएनए से किसी आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो डीएनए में तो दो चेन है, इस दोनों चेन में से कोई एक चेन ही आरएनए बनाएगा। तो अगर ऊपर वाला चेन आरएनए बना रहा है तो ऊपर वाले चेन को हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट चेन, और नीचे वाले को बोलेंगे कोडिंग चेन, ठीक है। तो जब किसी डीएनए का कोई टेम्पलेट चेन आरएनए बनाएगा तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए
से अगर आरएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और अगर आरएनए से डीएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो दोनों ही याद रखना है कि अगर आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अगर डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन है सिंथेसिस ऑफ आरएनए यानी कि आरएनए का बनना ऑन डीएनए टेम्पलेट, डीएनए टेम्पलेट के ऊपर इज नोन एज, क्या कहलाएगा? तो दैट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26, ट्रांसजेनिक माइस मे बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ। ट्रांसजेनिक माइस, माइस मतलब चूहा, ट्रांसजेनिक मतलब जेनेटिकली इंप्रूव्ड। जेनेटिक इंजीनियरिंग से जिस चूहे को इंप्रूव कर दिया जाता है उसे हम लोग ट्रांसजेनिक माइस बोलते हैं। तो इस जेनेटिकली इंप्रूव्ड माउस का हम लोग क्या यूज करेंगे, किस चीज को टेस्ट करने में करते हैं? The safety of vaccine, efficiency of fertilizer, dose of antibiotics, all of these. तो जनरली ट्रांसजेनिक माइस का यूज हम लोग सेफ्टी ऑफ वैक्सीन के लिए करते हैं। किसी वैक्सीन को टेस्ट करना होता है तो ट्रांसजेनिक माइस का यूज हम लोग करेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 27, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इज प्रेजेंट इन विच एरिया। क्लाइमेक्स कम्युनिटी वैसे कम्युनिटी को हम लोग बोलते हैं जो लंबे समय तक सस्टेन कर रहा हो। कोई एरिया है और इस एरिया में कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो चाहे वो एडवर्स कंडीशन हो या फेवरेबल कंडीशन हो, ये पॉपुलेशन ना तो इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज कर रहा है, एकदम कांस्टेंट है। किसी एरिया में जब कोई पॉपुलेशन कांस्टेंट रह रहा है, उसके पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे पॉपुलेशन को बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और ये कब होगा? जब इसे जितना भी रिक्वायरमेंट कंपोनेंट है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिल जाए, इन इक्विलिब्रियम। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। जब कोई पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में रह रहा है, ठीक है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो उसे इक्वल अमाउंट में मिल रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो आंसर आपका हो जाएगा ए, इन इक्विलिब्रियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फ्लावर ऑफ वैलिसनेरिया एसपीआर, फ्लावर्स ऑफ वैलिसनेरिया एसपी, ये प्लांट का स्पीसीज है। ये किस टाइप का फ्लावर है? एनिमोफिलस, मतलब एनिमल के थ्रू इसमें पॉलिनेशन होता है, या हाइड्रोफिलस है, वाटर के थ्रू इसमें पॉलिनेशन होता है, या इंटोमोफिलस है, इंसेक्ट के थ्रू इसमें पॉलिनेशन होता है, या जूफिलस है, एनिमल के थ्रू इसमें पॉलिनेशन होता है। तो वैलिसनेरिया एसपी याद रखना, ये एक एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट। और किसी भी एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन जो होता है वो वाटर के थ्रू होता है। जब पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफिली। तो हाइड्रोफिलस पॉलिनेशन इसमें पाया जाएगा। वैलिसनेरिया एसपी एक एक्वेटिक प्लांट है और इसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, इसलिए इसका पॉलिनेशन होगा हाइड्रोफिलस। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एक्सप्लेनेशन हम लोग देख ले रहे हैं। ये है वैलिसनेरिया, ये वाटर के अंदर पाया जाता है, इसका फ्लावर्स आपको दिख रहा है वाटर सरफेस पे है, और इसमें जो पॉलिनेशन है, पॉलन ग्रेन वाटर के थ्रू ही एंथर से स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। यानी पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर कौन कर रहा है? तो वाटर। इसीलिए इसमें पॉलिनेशन हाइड्रोफिलस होता है। तो करेक्ट आंसर आपका सी।
नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 29, द फेनोटाइपिक रेशियो फॉर F2 जनरेशन इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज। कह रहा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 जनरेशन का फेनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोग वैसे डोमिनेंस को कहते हैं जिसमें एक नया कैरेक्टर का फॉर्मेशन होता है। मान ले रहे हैं कि कोई प्योर प्लांट हम लोग ले रहे हैं टॉल, और कोई प्योर प्लांट शॉर्ट, इसका जब हम लोग क्रॉस करवाते हैं तो F1 जनरेशन में हमें हाइब्रिड प्लांट मिलता है। ठीक है, ये हाइब्रिड प्लांट, लेकिन इसका एक्सप्रेशन हम लोग देखेंगे, ये टॉल था और ये शॉर्ट था। तो F1 जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन होता है अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर आना चाहिए था, डोमिनेंट यानी कि ये प्लांट टॉल होना चाहिए था। लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, मतलब कभी भी जब टॉल और शॉर्ट का हम लोग क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे ये टॉल प्लांट नहीं होके क्या हो रहा है, मीडियम हाइट हो जा रहा है, मीडियम हाइट। एक नया कैरेक्टर हो गया ना तो ये टॉल है ना ही ये शॉर्ट है, एक न्यू कैरेक्टर है। ठीक है, न्यू कैरेक्टर का फॉर्मेशन करना है। तो अब ऐसे ही न्यू कैरेक्टर वाले के साथ जब इसका क्रॉस करवा दे तो F2 जनरेशन में जो चाइल्ड आएगा वो कैसा आएगा। तो हम लोग पढ़े हैं कि F2 जनरेशन में जो चाइल्ड आएगा वो फिर से TT पेयर बना सकता है, यानी कि ये टॉल हो जाएगा। दो चाइल्ड हाइब्रिड होगा तो ये मीडियम हाइट हो गया, मीडियम हाइट। दूसरा भी मीडियम हाइट, और चौथा स्मॉल टीटी, ये शॉर्ट हो गया। यानी फिनोटाइपिक रेशियो अगर देख लें तो टॉल प्लांट कितना आ रहा है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ एक आ रहा है ना, एक। मीडियम हाइट वाला प्लांट कितना है, मीडियम हाइट, तो दो प्लांट आ रहा है, हाइब्रिड कंडीशन वाला मीडियम हाइट है। और शॉर्ट प्लांट कितना आ रहा है, एक आ रहा है। यानी रेशियो क्या आ रहा है, 1:2:1। याद रखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो 1:2:1 आ रहा है, यानी आपका करेक्ट आंसर सी हो गया। अगर ये इनकम्प्लीट नहीं होता तब क्या हो जाता है, तब हमारा रेशियो फिनोटाइपिक रेशियो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए 3:1। अगर इनकम्प्लीट नहीं रहता तब रेशियो हमारा होता है 3:1। फिनोटाइपिक रेशियो जब हम लोग किसी मोनो हाइब्रिड क्रॉस का करवाते हैं तो हमारा रेशियो क्या होगा, मेंडल्स लॉ के अकॉर्डिंग 3:1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है, तब हमारा रेशियो हो जाएगा 1:2:1, जो कि अभी हम लोगों ने बना कर देखा। ओके, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30, ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय मींस ऑफ। ईस्ट में रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग को पता है। ईस्ट रिप्रोड्यूस थ्रू बडिंग, बडिंग के थ्रू ईस्ट में रिप्रोडक्शन होता है ना। ईस्ट में फ्रैगमेंटेशन नहीं होता है, पॉलिनेशन नहीं होता है, इसमें बडिंग होता है। एक ईस्ट के ऊपर हम लोग देखते हैं कि पहले आउटग्रोथ डेवलप करता है, फिर आउटग्रोथ धीरे धीरे लार्ज होता है, और तब पेरेंट का न्यूक्लियस डिवाइड करके आउटग्रोथ के अंदर शिफ्ट कर जाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि न्यू आउटग्रोथ पेरेंट बॉडी से अलग होकर एक नया ईस्ट बना लेता है। तो इस तरह के रिप्रोडक्शन को हम लोग बर्डिंग बोलते हैं, बर्डिंग, क्योंकि आउटग्रोथ को हम लोग क्या बोलते हैं, बर्ड, इसीलिए रिप्रोडक्शन थ्रू बर्डिंग। आपका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 31, यूटेरस इज रिलेटेड टू।
तो यूटेरस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यूटेरस इज रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 32, यूरासिल इज रिलेटेड टू। यूरासिल किससे रिलेटेड है? तो हम लोग पढ़े यूरासिल मीन्स यू, ये आरएनए में पाया जाता है, डीएनए में तो होता ही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, आरएनए। यूरासिल इज रिलेटेड टू आरएनए। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 33, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ। वाटर को होल्ड करने की एबिलिटी किस में होता है? तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जब आप लोग सॉइल पढ़े थे तो पढ़े थे कि सॉइल की प्रॉपर्टीज होती है कि ये वाटर को अपने अंदर होल्ड करके एब्जॉर्ब करके रखता है, और इसी एबिलिटी को हम लोग बोलते हैं वाटर होल्डिंग एबिलिटी। तो अब आंसर आपको पता चल गया होगा, ए, सॉइल। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 34, ब्रेवरी इज कंसर्न विथ। ब्रेवरी हम लोग बोलते हैं लिक्विड ड्रिंक्स को। लिक्विड ड्रिंक्स, ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी हो सकता है, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी हो सकता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो लिक्विड ड्रिंक्स किससे रिलेटेड है? हम लोग पढ़े थे कि लिक्विड ड्रिंक्स के फॉर्मेशन में बहुत सारे माइक्रोब्स को यूज किया जाता है, यानी फर्मेंटेशन मेथड से लिक्विड ड्रिंक्स तैयार किया जाता है, जिसमें ईस्ट को यूज किया जाता है। और मोस्ट कॉमन ईस्ट जो लिक्विड ड्रिंक को बनाने में यूज किया जाएगा वो है सैक्रोमाइसेट्स। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में आप लोग को बताया गया था कि बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बेनिफिशियल होता है ना, जो फूड प्रोडक्ट्स को या लिक्विड फूड प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज किया जाता है। तो सैक्रोमाइसेट्स एक ईस्ट है जिसका यूज हम लोग फर्मेंटेशन में या ब्रेवरी प्रोडक्शन में करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35, और ये लास्ट क्वेश्चन है, एस.एल. मीलर इज रिलेटेड टू। मीलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट की चर्चा इसी वीडियो में हम लोगों ने किया है कि केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाले साइंटिस्ट थे मिलर एंड यूरे। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, आपका आंसर हो जाएगा ए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट्स वो भी ले सके। ओके, थैंक यू। Thank you guys. Must subscribe my channel by clicking on subscribe button.